12 साल, 17 बैंक, 2.5 लाख फेक अकाउंट और 34,000 करोड़ साफ। यह कहानी है एक ऐसे कंपनी की जिसने लाखों लोगों को उनका ड्रीम हाउस पाने का सपना दिखाया, और जब उनको ये लगा कि वो भी आलीशान घर में रह सकते हैं, तभी यह कंपनी 34,000 करोड़ का फ्रॉड करके भाग गई। पैसों की इतनी बड़े घपले की साजिश की खबर ना तो आरबीआई के पकड़ में आई और ना ही बैंकिंग सिस्टम के दिग्गज खिलाड़ियों के। यहाँ तक कि सीबीआई, ईडी और बड़ी बड़ी एजेंसीज तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनके नाक के नीचे से इतना बड़ा फ्रॉड हुआ तो हुआ कैसे। साल 2020 में जब इंडिया के इस बड़े से स्कैम की पोल खुली तो उन सभी बैंकों के पैरों तले जमीन खिसक गई जिन्होंने इसे पैसे दिए थे। लगभग 34,000 करोड़ इंडियन बैंक से साफ हो गए थे। किसने, कैसे और कब ये सब किया कोई नहीं जानता था। पुलिस ने भी जब जांच की शुरुआत की तो उन्हें भी यह समझ नहीं आ रहा था कि किस छोर को पकड़े कि गुत्थी सुलझ जाए। लेकिन आखिर यह कंपनी थी कौन सी, कैसे उसने रातों रात इतनी बड़ी रकम उड़ा दी, और आगे आखिर इस कहानी में हुआ क्या, जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। तो बात है साल 2019 जनवरी की, जब भारत के सभी कमर्शियल बैंक हमेशा की तरह 10 बजे खुला करते थे। बैंक जैसे ही खुला उस दिन एम्प्लॉय अपना काम करना शुरू करते हैं और नॉर्मल डेज की तरह बैंक्स में कस्टमर्स का आना जाना लगा रहता। लेकिन वहाँ पर बैठे बड़े बड़े ऑफिशियल्स के चेहरे की हवाइयाँ तब उड़ गई जब एक कंपनी ने 34,000 करोड़ का स्कैम किया। यानी कि ये खबर जब उनके सामने आई, उन्होंने यह सुना कि यह कंपनी का नाम था DHFL, यानी कि दीवान हाउस फाइनेंस लिमिटेड, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि इंडिया के 17 बैंकों के हजारों करोड़ का फ्रॉड करके भाग चुकी थी। और जिन बैंक्स ने इस कंपनी को लोन ग्रांट किया था उनके पसीने छूट रहे थे। आलम तो ये था कि पंजाब और महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक्स में तो क्राइसिस भी आ गई थी और किसी के पास किसी चीज का जवाब नहीं था कि आखिर उनके साथ ये स्कैम हुआ तो हुआ कैसे और इसको करने वाला आखिर कौन था। लेकिन जैसे ही ये मामला जांच एजेंसी के हाथों में आता है तो पहला नाम जो सामने आया वो था कपिल वधावन और धीरज वधावन का। यह दोनों के दोनों भाई कंपनी के प्रमोटर्स थे और इन्होंने ही जिस तरीके से बैंक सिस्टम की धज्जियां उड़ाई थी वह शुरुआत में किसी भी अफसर को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब पेज दर पेज खुले हर कोई शॉक्ड था। दरअसल DHFL कंपनी की शुरुआत 1884 में इकोनॉमिक बैंक की फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर हुई थी। इसमें पाकिस्तान से मुंबई आए हुए मशहूर बिजनेसमैन कुलदीप सिंह वाधवन के बड़े बेटे राजेश कुमार वाधवान ने 11 अप्रैल 1984 में स्टैब्लिश किया था। इसका काम उन लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों तक लोन पहुंचाना था जो एक छोटा सा घर बनाने का सपना देखते थे, और उनका सपना साकार करने के लिए यह कंपनी लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया करती थी। देखिए, अब आप में से ज्यादातर लोग यह सवाल पूछेंगे कि भाई आम लोग तो लोन लेने के लिए बैंक्स के पास जाते हैं तो कोई कंपनी के पास क्यों ही जाएगा आखिर। तो देखो, इंडिया के अंदर जितने भी होम लोन्स होते हैं उसमें से 75% से भी ज्यादा होम लोन हुआ करते हैं। ऊपर से हमारे देश की जो 60% से भी ज्यादा आबादी है वो स्लम एरियाज में रहा करती है, और ऐसे छोटे स्केल के लोग कोई भी पेपर वर्क ना होने की वजह से या फिर प्रॉपर्टी के पेपर ना होने की वजह से होम लोन इनका मेन पास होता ही नहीं है। इसीलिए ये लोग लोन लेने के लिए जिस ऑप्शन की तरफ जाते हैं वो है फाइनेंसिंग कंपनी। अब DHFL भी इन्हीं कंपनीज में से एक है, यानी कि थी, जहां से बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से वेरिफिकेशन में बड़े से बड़ा लोन अप्रूव हो जाता है। अब शुरू में तो ये बहुत अच्छा चला और लोगों को बेनिफिट भी बहुत मिला। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम आखिर आई कहाँ पर। प्रॉब्लम शुरू होती है इसके बहुत बड़े नाम बन जाने के बाद। इनफैक्ट एक टाइम पर तो इसका नाम इतना बड़ा हो गया था कि इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी फाइनेंस के रूप में इसे जाना जाने लगा था। लेकिन जो ढलान इसके सक्सेस में आया वो कभी रुका नहीं, और इसकी छवि एक ऐसी बैंक की बन गई जिसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सारे बैंकों को 34,615 करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगा दिया। अब जो भी खिचड़ी इस फाइनेंशियल कंपनी में पक रही थी शायद वह किसी के नजर में नहीं आती, लेकिन आरबीआई की नजर इनके कैश क्रंच पर पड़ गई थी। दरअसल हुआ यूं कि यस बैंक और पीएमसी बैंक में अचानक से कैश क्रंच देखने को मिला, और इन दोनों बैंक में जो अकाउंट होल्डर थे उन्होंने यह रिपोर्ट किया कि उनको अपने पैसे विड्रॉल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से बहुत सारे लोगों ने तो यह कह दिया था कि उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना यह था कि उनका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो रहा था। अब ऐसे में जब यह दोनों सिचुएशन बैंक के सामने आई तो इसे जानने के बाद आरबीआई ने अपनी इंटरनल टीम को इन दोनों बैंक्स के ऊपर इंटरनल इंक्वायरी का आदेश दिया। यहाँ पर जब जैसे जैसे जांच हुई और पूरा मामला जब खुलकर सामने आया तो उनकी ऐसी बहुत सारी चीज पता चली जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल इस जांच में ये सामने आया कि इन बैंक्स के टॉप पोस्ट पर बैठे ऑफिसर असल वाधवन ब्रदर्स के काफी क्लोज थे, और अपने बैंक्स को बैंक करप्ट बनाने के लिए इन्होंने ही वाधवन ब्रदर्स के साथ हाथ मिलाया था।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि कैसे ये सब हुआ। इन दोनों कंपनी में जो प्रमोटर कपिल वाधवान और धीरज वाधवान थे, वो इस कंपनी को अकेले नहीं चला रहे थे, बल्कि इन दोनों के साथ साथ राजेश की जो बड़ी बहू थी अरुणा, वह भी DHFL कंपनी को संभाल रही थी। और इसके अलावा इस फैमिली में कम से कम 12 लोग ऐसे थे जो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे, पूरी फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा उनके पार्टनर्स और बहुत सारे ऐसे लोग इनके फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। अब इसमें से एक खास नाम इन सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था, और वो थे पुणे के फेमस बिल्डर अविनाश भोसले। अब आप अगर यहाँ पर सोच रहे हैं कि भोसले जी कौन है, तो आपको बता दूं, असल में साल 2022 में जब सीधे ऑफिसर ने रेड मारी तो इनके घर के पीछे अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर पार्क मिला था। यह वही हेलीकॉप्टर था जिसको इसी स्कैम के पैसों से खरीदा गया था, और इसकी जो प्राइस थी वो 300 करोड़ से भी ज्यादा की थी। अब इस हेलीकॉप्टर के अलावा बिल्डर अविनाश ने DHFL के साथ मिलकर और भी कई सारे फ्रॉड किए थे, जिसमें एक फ्रॉड यह भी था कि 300 करोड़ रुपए का फॉल्स लोन लेना, मतलब झूठा कारण बताकर एक बिजनेस लोन लेना। अविनाश अपने शौक पूरा करने के लिए कुछ ऐसा ही कर रहे थे, और कमाल तो यह था कि इसी पैसे का इस्तेमाल से उन्होंने लंदन में एक आलीशान घर भी खरीदा था। अब जब इन सभी चीजों की जानकारी CBI को लगी तो उन लोगों ने अविनाश पर शिकंजा कसा और उन्होंने अविनाश को अपनी कस्टडी में ले लिया। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि यह जो अविनाश भोसले है यह तो बिल्डर है, तो DHFL ने इसको पैसे दिए होंगे, तो अब ये DHFL के पास इतने पैसे आते कहाँ से थे? ये लोग उन बिल्डर्स को दे पाते थे। तो ये सब समझने से पहले हमको DHFL का बिजनेस मॉडल समझना होगा। देखिए, आज से 6 साल पहले DHFL कंपनी के पास इतना पैसा इसलिए था क्योंकि रूरल एरिया के लोग इस कंपनी पर बहुत विश्वास किया करते थे। यह रूरल एरिया में पॉपुलर थी और इसीलिए बैंक्स को भी इन पर ट्रस्ट था। अब होता यह था कि इस कंपनी का कस्टमर, अब यहाँ पर होता यूं था कि यह कंपनी कस्टमर को 8 से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करती थी, और ये दूसरे बैंकों से बिजनेस लोन बोलकर 4 से 7% इंटरेस्ट रेट पर लोन उठाते थे और कस्टमर को 8 से 10% देते थे। ऐसे में इस कंपनी के पास 3 से 4% का प्रॉफिट मार्जिन बच जाता था। ये सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब हुई जब इस कंपनी ने भी हर कंपनी की तरह अपना डार्क साइड दिखाया और धीरे धीरे अलग अलग बैंकों के साथ फ्रॉड करना भी शुरू किया। झूठा कारण दिखाकर इन्होंने बैंकों से बड़े बड़े लोन लिए, और इन सभी चीजों के पीछे इनका साथ दिया उन्हीं टॉप ऑफिशियल्स ने, जिन्होंने 17 से भी ज्यादा बैंकों से इन्हें फॉल्स लोन दिलवा दिया। लेकिन इन सारे के सारे पैसों का इस्तेमाल इन्होंने लोन देने को नहीं किया, इन्होंने अपनी अय्यासी के ऊपर उड़ा दिया। शुरुआत में तो सब चीज अच्छी चल रही थी, लेकिन ये जाहिर सी बात है, हर चीज का एक अंत होता है। धीरे धीरे वो लोन के पैसे खत्म होने लगे और इंस्टॉलमेंट भरने की बारी आ गई। अब इनके पास पैसे तो नहीं थे, इसलिए इनके चेक बाउंस होने लगे, और ऐसे करते करते जब 29वां चेक बाउंस हुआ तो उसके बाद में RBI की नजर भी इस पर पड़ गई, यानी कि इस केस पर पड़ गई। CBI को इस केस पर सीरियसनेस नजर आई, और यही वजह थी कि CBI ने इस केस को अपने अंडर ले लिया, और साथ ही साथ CBI को भी इस केस में इन्वॉल्व कर लिया गया था ताकि वो इसकी जांच कर सके, और ये हुआ था 2020 के अंदर। अब ये सब खबरें तो आई थी 2020 में, लेकिन DHFL कंपनी की दिवालिया होने की खबरें 2018 से आने लगी थी। DHFL के फ्रॉड होने की खबर के चलते 21 सितंबर 2018 में कंपनी के शेयर भर भर कर गिर रहे थे। यह गिरावट इतनी बड़ी थी और गहरी थी कि एक दिन DHFL के शेयर 60% तक नीचे में क्रैश हो चुके थे, और ये भी मात्र एक दिन का खेल था। DHFL के प्रमोटर कपिल वाधावन और धीरज वाधावन के कारनामों को लेकर आगे भी खुलासे होते रहे, और कंपनी के शेयर में जो गिरावट आ रही थी वो दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसके बाद अब तक 4 साल के अंतर्गत 12 जगहों पर रेड पड़ चुकी है, और CBI ने बहुत सारी चीजों को बरामद किया है, जैसे कि एक्सपेंसिव वॉचेस, विला, इलीगल प्रॉपर्टीज, ऐसे बहुत सारी चीजों को CBI ने अपने अंडर ले लिया है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फ्रॉड किए गए हैं, ये कोई 1 या 2 साल से नहीं चल रहा था, बल्कि ये पूरा का पूरा फ्रॉड 2007 से चल रहा था। और इस फ्रॉड को अंजाम देने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो बैंक के 25% करप्ट एम्प्लॉयज का था, जो अपने बैंक्स तक इनकी बातें पहुंचाया करते थे, और इनमें यह दोनों भाई यह कहकर पैसा मांगा करते थे, हमारे बिजनेस के अंदर इस पैसों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और जब हमको प्रॉफिट होगा तो हम आपको लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट साथ में चुका देंगे। लेकिन उन सारे पैसों का इस्तेमाल ये अपने बिजनेस में नहीं किया करते थे, बल्कि ये तो उन पैसों का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए किया करते थे, और यहाँ तक कि उन पैसों का इस्तेमाल ये अपने फायदे के लिए किया करते थे, जिसकी वजह से हुआ ये कि एक वक्त के बाद इन्होंने अपने बिजनेस में पैसा डालना ही बंद कर दिया था।
अब जाहिर सी बात है, जब पैसे इन्वेस्ट किए ही नहीं हो तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। ऐसे में इनके पास कोई भी प्रॉफिट का अमाउंट नहीं बचा था। अब यहाँ पर इनके पास कोई भी प्रॉफिट का अमाउंट नहीं बचा था जो कि ये बैंकों को वापस कर पाते। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इन्होंने डायरेक्टली पैसे अपने पास रख लिए। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने डायरेक्टली अपने पास पैसे नहीं रखे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके बाद इन्होंने उन पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया और मनी लॉन्ड्रिंग के बाद फिर से पैसों का अपने मजे के लिए इस्तेमाल करना चालू कर लिया। सीबीआई जब इस केस के ऊपर जांच कर रही थी तो उनको एक और स्कैम के बारे में पता चला, और वो स्कैम जुड़ा हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना से। अब यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने प्रेस के सामने यह कहा था कि इन दोनों भाइयों ने 2007 से लेकर 2019 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना का इल्लीगल तरीके से यूज किया। इन्होंने 2,60,000 ऐसे फेक अकाउंट बनाए जिन्होंने कभी होम लोन लिया ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को यह बताया गया कि इनको होम लोन दिया जा रहा है और यह घर खरीदना चाहते हैं तो जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी होती है इनको मिलनी चाहिए। तो ऐसा करके इन्होंने गवर्नमेंट से लगभग तकरीबन 1880 करोड़ एज एन इंटरेस्ट सब्सिडी ले लिया। यहाँ तक कि इस सब्सिडी का इस्तेमाल भी अपने पर्सनल यूज के लिए किया। देख रहे हो कितने खुदगर्ज हैं। अब इन लोगों ने इस स्कैम को करने के लिए बहुत सारे बेगुनाह लोगों के एड्रेसेस, प्रॉपर्टी डिटेल, पिक्चर्स, इन सब का इस्तेमाल किया, जो कि असल में अगर देखा जाए तो बहुत घिनौनी चीज है। फ्यूचर में अगर आपको किसी भी प्रकार का होम लोन लेना है तो किसी भी फ्रॉड कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट देने से पहले 10 बार सोचना, और जब आपको सब चीज सही लगे तभी इन लोगों से लोन लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और आपको इस स्कैम के बारे में कितना जानकारी था नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस स्कैम के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी बताइएगा। धन्यवाद।